हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक्स और इसका चैप्टर नंबर 5 आज डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है ह्यूमन कैपिटल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉन्ट मेरे ख्याल से तो विजिबल नहीं होंगे ठीक तरीके से, इसलिए इसको थोड़ा सा करते हैं जूम और अब हम पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये चैप्टर जो है आपका बेस्ड है ह्यूमन कैपिटल पे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ है। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब हुआ? ह्यूमन कैपिटल मतलब कि ह्यूमन को एज ए आप कैपिटल के रूप में देख रहे हो। ह्यूमन को आप किसी वैल्यूएबल वस्तु के रूप में आप देख रहे हो। वो क्या हुआ आपका ह्यूमन कैपिटल? देखने से ऐसा प्रतीत होता है। और अगर आप स्कॉलर्स की भाषा में इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आप कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल क्या होगा। ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए भी ये टर्म यूज़ किया जा सकता है, पूरी पॉपुलेशन के लिए भी ये टर्म यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल या पॉपुलेशन, ठीक है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है या उसके पास एक्सपीरियंस है, उस पॉपुलेशन को या फिर उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ? डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ये सभी क्या चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? ह्यूमन कैपिटल की। ठीक है, अब देखो, स्किल तो किसी के पास भी हो सकता है, एक मजदूर के पास भी हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है। फिर क्या वो ह्यूमन कैपिटल हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, टीचर्स हो गए, ठीक है, ये क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल हो गया। एक्सपीरियंस, जिसने बहुत लंबे समय से किसी एक खास फील्ड में अगर वो काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी के पास ये तीनों क्वालिटीज़ हैं या फिर कोई एक क्वालिटी है, आप कह सकते हो कि वो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ कि लेबर स्किल जो है एजुकेटेड पर्सन का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये स्टेटमेंट मिसगाइडिंग है, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है। एक एंगल से इसको देखने की कोशिश कीजिए कि लेबर स्किल जो है एजुकेटेड पर्सन का कैसे ज़्यादा होगा। नाउ लेट अस जस्ट सपोज कि यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन जो है वो एक, मान लीजिए, इंजीनियर है। ठीक है, आईटी इंजीनियर है, तो वो सॉफ्टवेयर बना सकता है और से रिलेटेड चीज़ें बना सकता है। और एक अनएजुकेटेड जो है, ठीक है, उसको क्या पता चलेगा सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी और वो इनकम ज़्यादा जनरेट करेगा, इस सेंस में। ठीक है, तो इस सेंस में ही बात की गई है कि जो एजुकेटेड होगा उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो एक अनएजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, देन ह्यूमन कैपिटल का यूज़ क्या है? ह्यूमन कैपिटल का यूज़ क्या है कि हम ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से हमने समझा कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो सकता है। अब देखो, ह्यूमन कैपिटल हमने समझ लिया। ह्यूमन कैपिटल समझो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ठीक है, जिसके पास भी मतलब जो भी स्किल पोजेस कर रहे हैं, ठीक है, जो काम कर सकता है एफिशिएंटली, ठीक है, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल। जो बेकार मतलब की पॉपुलेशन जो है, जिसको कोई काम धंधा नहीं आता है, ठीक है, वो जो है उसको आप ह्यूमन कैपिटल नहीं कहोगे। ठीक है, आपने याद रखना। मतलब कि स्किल जो है, स्किल मतलब कि एक चीज़ याद रखिए, स्किल होना चाहिए बस। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सेक्टर हो, अगर आपके पास स्किल है, अगर आप काम कर सकते हो तो आप ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे कोई पॉपुलेशन या कोई इंडिविजुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कब बनता है, ठीक है, उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? उसके लिए कारण हो सकते हैं एजुकेशन। ठीक है, अगर किसी को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर एजुकेशन की बात करें तो कोई एजुकेटेड है, तो हमने पिछली स्लाइड मतलब कि पीछे अभी देखा हमने कि कोई एजुकेटेड अगर पर्सन है तो उसका जो आउटपुट जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक अनएजुकेटेड है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? वो है एजुकेशन। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? हेल्थ। हेल्थ को कैसे समझ सकते हो? देखिए, अब एक मान लीजिए लेबर की एग्जांपल लेके चलिए, एक लेबर जो बीमार है, एक बिल्कुल हेल्दी है, तो प्रोडक्शन किसका ज़्यादा होगा? हेल्दी वाले का। इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पीछे अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन उसके बाद जॉब ट्रेनिंग। स्वाभाविक सी बात है, जिसको जितनी अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी
उतना ही ज़्यादा वो परफॉर्मेंस करेगा। माइग्रेशन, ठीक है, अब मान लीजिए किसी देश में ह्यूमन कैपिटल कम है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको दूसरे डॉक्टर्स इंजीनियर्स दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइग्रेट करके भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किसी देश में हो सकता है अगर वहाँ पे ऑलरेडी नहीं है तो। एंड देन इन्फॉर्मेशन के क्या साथ कर क्या कर सकते हो, आपके पास जो स्किल है उसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो जो कि अल्टीमेटली बेनिफिशियल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म्स है हेल्थ एक्सपेंडिचर के। तो गवर्नमेंट किस किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती है, देखिए। एक तो होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसको कि आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में कोई खराबी ना हो जाए, ठीक है, फ्यूचर में किसी बीमारी से आपको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जो खर्चा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेट कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एक होता है क्यूरेटिव, जब आप बीमार पड़ गए हो उस समय जो मेडिकल इंटरवेंशन की जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्यूरेटिव मेडिसिन। और एक होता है सोशल मेडिसिन। तो सोशल मेडिसिन पे आप कैसे खर्चा करते हो, सरकार कैसे खर्चा करती है, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। तो ये जो कैंपेन चलाए जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट टीवी न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं कि किस तरीके से कोई खास तरीके की अगर बीमारी आती है, कोई कैलेमिटी आती है तो उससे किस तरीके से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो इस पर भी तो खर्चा आता ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सोशल मेडिसिन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स है, अलग अलग तरीके से कैसे गवर्नमेंट जो है खर्चा हेल्थ पे करती है, ठीक है। अब इसको ही देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एजुकेशन में अगर आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्यूचर इनकम। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। हेल्थ बताने की बात नहीं है, अभी हमने देखा जिसका हेल्थ अच्छा है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसकी होगी। देन जॉब ट्रेनिंग, जिसको ज़्यादा जॉब अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। माइग्रेशन भी हमने देखा। देन इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन के साथ आप कंपेयर करके देख सकते हो। अब आपको 2 टर्म्स देखने को मिलेंगे कि ये फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, अब इसको कैसे समझ सकते हो। फिजिकल कैपिटल में क्या हो सकता है, जिसको आप छू सकते हो, आपका मोबाइल हो सकता है, ठीक है, आपकी बुक हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, ये क्या है, ये आपकी फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल आप खुद, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ठीक है, लेबर की स्किल आपकी जो है, ये क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल है। अब 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा हम कंपेयर करके देखते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो है इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल क्या है और ये किस चीज़ का बेसिकली आप कह सकते हो आउटकम है। तो ये आपका आउटकम है कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, आपने सोच समझ के डिसीजन लिया, ठीक है, कि मुझे मोबाइल खरीदना चाहिए, बुक खरीदनी चाहिए, घर बनाना चाहिए, बाइक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो आप डिसीजन जो है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डिसीजन लेते हो, ठीक है, कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो और उसका आउटकम होता है आपका फिजिकल कैपिटल। सोच समझ के एक चीज़ पे आप खर्चा करते हो। जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो इसमें देखिए कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो है ही है, जो खुद आप डिसीजन लेते हो कि आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये एक सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है। सोशल प्रोसेस कैसे है, बचपन से आपके पेरेंट्स, आपके पीयर ग्रुप्स, आपके दोस्त जो है, ठीक है, आपके टीचर्स, ठीक है, ये सभी लोग आपका एक जो एटीट्यूड है वो फॉर्म करने में आपकी मदद करते हैं, ठीक है। और ये फिर अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसका तो पार्ट है ही है, लेकिन साथ में ये एक सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है, आपने याद रखना है। नाउ फिजिकल कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको आप टच कर सकते हो, दिस इज टेंजिबल इन नेचर, बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन कैपिटल दिस इज इनटेंजिबल। अब देखिए, मोबाइल फ़ोन या बुक को, किसी घर को तो आप टच कर सकते हो, ठीक है, किसी डॉक्टर को टच कर सकते हो, ठीक है, किसी टीचर को टच कर सकते हो, नहीं, एक उस ह्यूमन बींग को, जो एक मान लीजिए एक्स कोई नाम का कोई टीचर है, आप उसको टच कर रहे हो, टीचिंग को थोड़ी टच कर रहे हो, ठीक है, डॉक्टर को थोड़ी टच कर रहे हो। तो इसलिए इनकी सर्विसेज होती है, ठीक है, इसको आप छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होते हैं, ये इनटेंजिबल होते हैं। नाउ इनको मार्केट में सोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल बनाने की कंपनी है तो आप मोबाइल को बेच सकते हो मार्केट में, लेकिन आप खुद डॉक्टर हो तो आप अपने आप को नहीं बेच सकते, ठीक है, अपने आप को नहीं बेच सकते, आप अपनी सर्विसेज की बेचते हो, ठीक है। तो आपने याद रखना है। देन इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो ऑनर के साथ में। अब देखो, अब इसको आप सेपरेट, माफ़ कीजिएगा, कर सकते हो। जैसे अब मोबाइल बनाने का ही मेरा काम है मान लीजिए, तो मैं मोबाइल बेच सकता हूँ, पहले मैं इसका ऑनर था, लेकिन इसको अब मेरे से सेपरेट किया जा सकता है, इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को अलग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी कोई थोड़ी छीन लेगा उससे,
ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कम्प्लीटली मोबाइल होता है, मतलब कि इसकी मूवमेंट जो है वो 100% पॉसिबल है। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड अगर चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिलेशन अगर हैं, तो ये हो सकता है कि मान लीजिए मोबाइल बनाने की ही मेरी कंपनी है, तो बहुत आसानी से मैं अपना मोबाइल जो है पाकिस्तान में बेच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, तो एक डॉक्टर है, तो ये 100% मोबाइल नहीं हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रेड जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए इसके में अग्रीमेंट हुआ होगा कि ट्रेड हो सकता है, लेकिन क्या ट्रेड इन सर्विसेज हो सकता है? अगर मान लीजिए इस पर सहमति नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आपको पता है ट्रेड जो है इन गुड्स ये प्राइमरी स्टेप है, ट्रेड इन सर्विसेज ये सेकेंडरी है। मतलब कि फिजिकल कैपिटल जो है ये मोबाइल हो सकता है 100%, ये जल्दी हो सकता है, हो ये भी सकता है, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं उस कंट्री के साथ में। देन डेप्रिसिएशन इन नेचर, मतलब कि फिजिकल कैपिटल जो है इसमें आपको इसकी वैल्यू में गिरावट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आपने घर बना दिया तो आपको पता है 1 साल में मेरे ख्याल से 1% जो है इसकी वैल्यू में गिरावट आती है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें भी डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। कोई भी पर्सन, ठीक है, आज से 10 साल पहले कैसा था और 10 साल बाद में कैसा रहेगा वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलती ही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बेनिफिट। ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें और अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो इससे बेनिफिट कैसे मिलते हैं, ठीक है, लोगों को किस किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। देखिए अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल, एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो बेनिफिट है वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ डॉक्टर को मिलेगा, डॉक्टर को भी मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सोसाइटी इन जनरल भी तो होगा, एक पेशेंट की जान भी तो बच रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है उसका बेनिफिट जो है प्राइवेट प्लस सोशल दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल को ही मिलता है, जो मोबाइल बनाता है, ठीक है, जिसका मोबाइल है उसको ही फायदा होगा। ये बातें दूसरी हम साइड में रख के देखते हैं कि जो बना रहा है, लेबर है, ये वो, ये सभी चीज़ें अगर हटा के देखें तो आप कह सकते हो कि अब चलो यहाँ पे मोबाइल का केस छोड़ो, मान लीजिए किसी का घर है, तो घर बेचेगा तो फायदा उसको ही होगा, सोसाइटी को थोड़ी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है इसका नेचर ऑफ बेनिफिट क्या है इसको आप समझ सकते हैं। अब ये जो फिजिकल कैपिटल है ये बेस है, फिजिकल कैपिटल बेस है किसके लिए? ह्यूमन कैपिटल के लिए। अब हॉस्पिटल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, कॉलेजेस ही नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगे, टीचर्स कहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। इसमें प्रीलिम में ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बेस ह्यूमन कैपिटल है कि फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। तो आपने याद रखना है बेस क्या है, ये आपका फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज होगा। ये देखिए ये 100% क्लियर नहीं है ये बात, ठीक है। ये अगर एक्सट्रीम लेवल पे जाके स्टेटमेंट अगर ये बना देते हैं कि ये होना ही ऐसा है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये वैसे लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगली स्लाइड में ठीक तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि ये गारंटी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ये गारंटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो रियल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए मतलब जीडीपी ग्रो कर रहा है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है, तो क्या रियल इनकम में जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी है तो सब कुछ ठीक ही लिखा होगा, ठीक लिखा होगा, लेकिन उसको अलग तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लास्ट यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया रिकग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन 7th 5-year प्लान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं एक कंपैरिजन, ठीक है। तो ये कंपैरिजन क्या है, देखिए तो रियल पर कैपिटा इनकम जो था इंडिया का, लेट मी जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस। चलो तो ये अगर हम बात करें रियल पर कैपिटा इनकम की, तो रियल पर कैपिटा इनकम जो थी 1951 में इंडिया की वो 7,000 समथिंग थी। 2015-16 में कितनी हो गई है? 77,000 समथिंग हो गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड डेथ रेट की, तो पर 1000 पॉपुलेशन जो है 1951 में कितनी थी? 25.1%। ये फिगर्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 1000 की अगर पॉपुलेशन है तो एक साल के भीतर मतलब कि उस पॉपुलेशन में से 25 लोग जो थे वो डेड हो जाते थे। ये संख्या कम होकर अब कितनी होगी? 6.4, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कारण क्या है? लिटरेसी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्चा किया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जन्म के बाद एक साल के भीतर भीतर जो मौत होती थी 1951 में, वो नंबर था 146,
और अब ये कम हो गया 2015-16 में कितना हो गया 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो कितना था, 1951 में था आपका 37.2 ईयर मेल के लिए, फीमेल के लिए 36 साल थी। अब ये दोनों के लिए बढ़ के कितनी हो गई है 67 से 70 हो गया, ये भी आपने याद रखना है। लिटरेसी रेट 1951 और अभी के बीच में देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हो कि विद द पासेस ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज़ किया कि कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और हमें भी बढ़ना चाहिए, और इन सभी पैरामीटर्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमने काम किया भी। अब ये एम्पिरिकल एविडेंस जो है ये प्रूव करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही होना है, ठीक है। इसमें मतलब कि कोई खास क्लैरिटी नहीं है, दिस इज मतलब कि एम्बिगुअस, ठीक है, आपने याद रखना है। देन अब ये स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने प्रीलिम में मतलब कि स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो वो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होती है, मतलब कि फास्ट होती है। क्यों? अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप कंट्रीज है, देखिए जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे गुंजाइश फास्ट डेवलपमेंट की होती नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों फास्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बहुत कम है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब आपको एक टर्म आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल तो अभी हमने देखा ही, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, वो ह्यूमन कैपिटल है। और उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट क्या है? उसका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, मतलब आउटपुट में वो भूमिका जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट ये जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल की जो बात कर रहे थे ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने आप में एक एंड है, ठीक है। और अगर ये तीनों आइटम्स जो है, ठीक है, अगर अपने आप में एक एंड है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एक मीन है, मतलब कि ये जो नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ये जो था ना, ये इसको हम एक मीन्स, एक साधन के रूप में देख रहे हैं। ये कैसा साधन है? जिसका यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन किसी भी सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट मीन्स और यहाँ पे एंड का ही यहाँ पे डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए, ठीक है। ये आप कह सकते हो ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इस तरीके से भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कैसा रहा, तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा रहा होगा, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पे कितना खर्चा किया, हेल्थ पे कितना खर्चा किया, ठीक है, जॉब ट्रेनिंग पे कितना खर्चा किया, माइग्रेशन कितना हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का क्या यहाँ पे स्टेटस है। अगर इन सभी चीज़ों को वन बाय वन आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना है। इससे पहली स्लाइड में जो हमने वो जो फिगर देखा था एजुकेशन मतलब कि जो लिटरेसी रेट था, ठीक है, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि वो सभी ठीक हुआ है, सभी इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब हमने सभी सेक्टर में मतलब पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कंपेयर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1950 का जो टाइम पीरियड था और अभी का जो टाइम पीरियड है, जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपने वीडियो करना है पॉज और इन सभी पॉइंट्स को आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ आपने छोड़ देना है, ऊपर वाला ज़्यादा किसी काम का नहीं है, ठीक है। कि जैसे एजुकेशन के सेक्टर के डेवलपमेंट में मतलब कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि ज़्यादा योगदान होता है, तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मतलब पॉलिसी जो है स्टेट सेंट्रल लेवल पे इन्होंने ही बनाना है, फिर स्टेट बोर्ड जो है, ठीक है, स्टेट लेवल पे इन्होंने काम करना है, मतलब कि स्टेट की एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है। NCERT आपके पास हो गया, UGC हो गया, ठीक है। देन आपके पास AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, ठीक है, ये भी जो टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा काइंड ऑफ चीज़ें जो है उसमें ये लोग जो है ज़्यादा काम करते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को तो आपने अलग से स्टडी करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है, देन NCERT, UGC, AICTE, इसको आपने अलग से स्टडी करना है। अब ये आपके पास ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आप डेटा देखोगे कि कैसे इंडिया में अगर हम बात करें 1952 की और अभी की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता था एज परसेंटेज ऑफ मतलब टोटल जो जितना सरकार खर्चा करती थी, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज जो था वो अगर हम मान के चले कि एजुकेशन सेक्टर पे जाता था तो 1952 में ये महज 8% था लगभग, ठीक है। 2014 में कितना होगा, इसका डबल लगभग मतलब 16% तक ये चला गया। तो आप देख रहे हो कि हेल्थ जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया है। और अगर परसेंटेज ऑफ GDP देखें, ठीक है, तो पहले कितना था 1952 में 0.64 था, अब कितना हो गया है 4.13, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है।
अब लास्ट में हम देखते हैं, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस लेवल, यस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सरकार जो खर्चा करती है, ठीक है, एजुकेशन के डेवलपमेंट पे, तो किस लेवल की जो एजुकेशन है वहाँ पे ज़्यादा मतलब पैसा खर्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनफैक्ट, तो ये है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। बच्चों की जो पढ़ाई है ना वहाँ पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन पे ही एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए इस लेवल तक की जो पढ़ाई है ना वहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। अपर लेवल की जो एजुकेशन है, क्योंकि वहाँ तक बहुत सी पॉपुलेशन पहुँच ही नहीं पाती है, तो वहाँ पे सरकार को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि किस लेवल पे सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। और इसको आप समझ सकते हो कि हिमाचल में कितना खर्च करते हैं, लगभग 34,000 रुपये, और सबसे कम जो है एलिमेंट्री एजुकेशन पे खर्चा जो आपको देखने को मिलेगा बिहार में, जो कि महज 4100 रुपये आपको लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। एक ही आपसे पूछा जा सकता है कि तपस माजूमदार कमेटी जो 1998 की थी, इसका संबंध किसके साथ है, तो बस आपने याद रखना है ये पढ़ाई के साथ ही था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि लगभग इतना पैसा जो है मतलब 1.37 लाख करोड़ जो है अगले 10 सालों में खर्चा करो, और ये एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाई का मौका दो, और जो जीडीपी का जो अगर परसेंटेज की बात करें, जो अभी 4% है, उसको बढ़ा के कम से कम 6% कीजिए। तो ओवरऑल जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि जो जेंडर इक्विटी है, ठीक है, मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन है जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे लिटरेसी हो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, ये सभी ठीक हुआ है, ठीक है। ये आपका एक आउटकम रहा, और ये सभी चीज़ें जो है देखने को आपको मिलेगी कि हायर एजुकेशन जो है, ठीक है, यहाँ तक तो अब मतलब कि जो जो पिछले जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, ये भी इस बुक से आपको पता चलेगा। और ये बात फैक्ट भी है कि जॉब की दिक्कत, समस्या, ये सभी चीज़ों को देखते हुए हायर एजुकेशन में जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो गरीब लोग जो है उनका बहुत कम है। देन उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमंग ग्रेजुएट्स, ये भी बढ़ गया, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, बीएससी बीए ये सब कोर्सेज करने के बावजूद भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।